हाय एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम सारी रिएक्शंस करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में। जितनी भी रिएक्शंस हैं आपके पूरे सिलेबस में केमिस्ट्री के, सारी रिएक्शंस हम कर लेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली रिएक्शन ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये सबसे पहली एक्टिविटी है ना, फर्स्ट एक्टिविटी। पूरी एक्टिविटी देख लेते हैं जल्दी से कि इस एक्टिविटी में क्या है। तो हम लेते हैं मैग्नीशियम रिबन, इसको बर्न करते हैं। बर्निंग कंबशन जब भी होता है हमेशा ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है। इवन हीटिंग करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई तो ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसका कलर क्या होता है? सो इट इज व्हाइट इन कलर। व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में ये हमें मिलता है। इसके अलावा व्हाइट ही कलर की डैजलिंग फ्लेम भी हमें मिलती है। डैजलिंग व्हाइट फ्लेम भी प्रोड्यूस होती है जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, दो क्वेश्चन देख लिए हैं। तीसरा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना, तो उसे हम क्लीन क्यों करते हैं? सैंड पेपर की हेल्प से। इसलिए क्लीन करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। वो पहले से ही आसपास के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बैठा हुआ होता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बनाए रखता है पहले से ही। जैसे ये मान लो रिबन है, ठीक है, तो बाहर से ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होगी ऑलरेडी। तो वो फर्दर ये रिएक्शन तो दिखाएगा ही नहीं क्योंकि उसके बाहर से तो एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी लगी हुई है ना। तो इसीलिए हम सैंड पेपर की हेल्प से पहले उसको रब करते हैं कि जो भी लेयर बाहर से लगी होगी वो रिमूव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई, समझ में आ गया। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर से पूछे जाते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम्स है, 2 लिख देंगे। 2 मैग्नीशियम एटम्स हो गए, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है। एक मेटल है, मेटल को एसिड में डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है क्योंकि एक जिंक एटम है, यहाँ पर भी एक जिंक, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन। सो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। उसके बाद देखो ये कुछ रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जाम्पल। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शंस जहां पर हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। हीट इवॉल्व होगी जब आप किसी भी चीज की बर्निंग करोगे, किसी भी चीज का कंबशन करोगे, तो हर केस में हीट इवॉल्व होगी। विच मीन्स कोई भी बर्निंग टाइप रिएक्शन है या कंबशन टाइप है वो सारी एक्सोथर्मिक होंगी, ठीक है। यहाँ पर हम नेचुरल गैस को बर्न कर रहे हैं, मीथेन को बर्न कर रहे हैं। मीथेन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। बर्न करोगे तो हर केस में कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्रोड्यूस होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमें हीट और लाइट एनर्जी भी देखने को मिलती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हीट ही इवॉल्व हो, कोई भी टाइप की एनर्जी अगर इवॉल्व हो रही है ना तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, चाहे हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इन जनरल कोई और टाइप की एनर्जी हो, सारे ही एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की कैटेगरी में ही आएंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, CO2 एंड H2O बना देता है हमारे बॉडी को। बिकॉज एनर्जी मिल रही है ना इस रिएक्शन से, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। रेस्पिरेशन जो रिएक्शन है ऑपोजिट होती है बिल्कुल फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के, ठीक है। चलो ये भी देख लिया है। उसके बाद देखो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक है हमारे सिलेबस में कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। इसको जैसे ही हम पानी में ऐड करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम बन जाता है और यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होती है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। फिर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आ जाते हैं। तो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, इसको हम ग्रीन विट्रियोल भी कहते हैं। इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, दिस इज ग्रीन इन कलर। अब जैसे इसको हीट करेंगे ना तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये इवेपोरेट हो जाते हैं, ये उड़ गए। तो सिर्फ क्या बचा? एनहाइड्रस सॉल्ट बना, यानी कि हमारे पास FeSO4 ही बचा, ठीक है। FeSO4 बचा, ये था ग्रीन कलर का। जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है वो व्हाइट कलर का होता है। फर्दर उसको और हीट करेंगे तो इसका कंप्लीट क्या हो जाता है? डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो ये चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है। दिस विल बी द बैलेंसिंग ऑफ इट। तो कलर चेंज क्या हुआ? इनिशियली उसका कलर क्या था? ग्रीन। जैसे ही उसका प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो गया तो ये चेंज हो गया रेडिश ब्राउन कलर में, ठीक है। तो बस
यहाँ पर से ये चीजें पूछी जाती हैं। दो ऑब्जर्वेशन है, एक तो कलर चेंज है, ग्रीन से ये डायरेक्टली रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक ऑक्साइड। इसके अलावा देयर इज एवोल्यूशन ऑफ गैस ऑल्सो, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और ये जो गैस है ये पंजेंट स्मेल की होती है। तो कुछ ऐसा पूछा जाए कि आपको कैसे पता चला कि SO2 गैस इवॉल्व हुई है, सो बिकॉज हमें पता है कि SO2 गैस हैज पंजेंट स्मेल, और यहाँ पर भी जो गैस इवॉल्व हो रही है उसकी भी पंजेंट स्मेल है। पंजेंट मतलब बिल्कुल बेकार सी, अच्छी स्मेल नहीं, ठीक है, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड की होगी। उसके बाद नेक्स्ट, ये भी अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जहां पर भी हीट प्रोवाइड करोगे तब जाके डिकम्पोजिशन होगा, उसको हम कहते हैं एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अभी हमने कॉम्बिनेशन वाले में देखा था एक्सोथर्मिक, हीट इवॉल्व हो रही थी। जितनी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं उन सब में या तो हम हीट प्रोवाइड करते हैं या लाइट या इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं उन सबको, इसीलिए हम एंडोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेड नाइट्रेट था, इसका डिकम्पोजिशन हुआ, लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बन गई। इसका कलर क्या था, व्हाइट। डिकम्पोजिशन हुआ तो कलर किस में चेंज हो गया, येलो में। गैस इवॉल्व हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कैसे पता चलेगा, इसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स आएंगे। और ऑक्सीजन तो हमारे पास कलरलेस है, तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद देखो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हम करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक डायग्राम पूछा जाता है, इसमें देखो हमने क्या किया है, एक मग ले रखा है, दो होल्स बना दिए हैं, रबर स्टॉपर डाल दिया है, इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब्स डाल दी, और उससे पहले हमने अंदर इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट करे थे इस रबर स्टॉपर में, ठीक है। फिर इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमने इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब को डाल दिया, पानी यहाँ पर भर दिया, यहाँ पर हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो एक हमारे पास एनोड होता है जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक कैथोड होता है जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। अब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, इस पानी में हम एसिडिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देते हैं, मतलब बेसिकली सॉरी एसिडिफाइड वाटर है ये, इसका मतलब है इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड अप कर दे रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस होगा, जो पानी है वो आयनाइज हो जाएगा H+ और OH- में। एक कैटायन है, दूसरा एनायन है। कैटायन कहाँ जाता है, कैथोड पे जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास। सो देखो कैथोड पे H+ जाएगा, विच मीन्स कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन गैस मिलेगी, एनोड पे OH- जाएगा, तो यहाँ पर विच मीन्स मुझे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। देखो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना, एनोड पे ऑक्सीजन गैस है इतनी, और ये हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, क्यों, क्योंकि पानी का जब डिकम्पोजिशन होता है तो 2:1 में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका कोएफिशिएंट 1 होगा। तो विच मीन्स यहाँ पर हमें क्लियरली पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्यों ज्यादा आ रहा है, बिकॉज ऑफ द रेशियो इन विच दे हैव बीन डीकम्पोज, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आप H2O के मॉलिक्यूल में भी देखोगे, 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सिर्फ एक एटम है ऑक्सीजन का, विच मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर डबल है, तो यहाँ पर भी जो वॉल्यूम भी उसकी आएगी वो भी क्या होगी, डबल ही होगी। तो इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन हो गया। इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के बाद पानी का डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट होती हैं, क्योंकि एक में सब्सटेंस टूट रहा है, दूसरे में जुड़ रहा है, और एक सिंगल हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा है। तो दोनों क्या है, बिल्कुल एक दूसरे की ऑपोजिट है। उसके बाद देखो ये हमारे पास है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यहाँ पर अगेन कलर चेंज होगा, ये होता है व्हाइट कलर का, सनलाइट में एक्सपोज कर दोगे तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन में। सिल्वर यहाँ पर ग्रे कलर का ऑब्टेन होता है। सिमिलरली ये हमारे पास होता है येलो कलर का, सिल्वर ब्रोमाइड। सनलाइट प्रोवाइड करी तो सिल्वर और ब्रोमीन में ये टूट गया, यहाँ पर अगेन सिल्वर है ग्रे कलर का, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट के सॉल्ट के साथ अगर रिएक्ट करवाओगे तो ये इस वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ट्रिक मैंने बता रखी है, फिर से बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। कौवे ने कहा मोगली अब जिंदगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, ठीक है।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है हमारे पास, के यानी कि पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag यानी कि सिल्वर और Au यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। तो जो भी ऊपर आएगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस आसानी से कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर को देखो डिस्प्लेस कर दिया, फेरस सल्फेट बना दिया। इसका कलर क्या था, ब्लू था, इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन हो गया। ठीक है, फिर देखो जिंक को डाल दिया कॉपर सल्फेट में, जिंक क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर हो गया डिस्प्लेस, जिंक सल्फेट यहाँ पर बन गया। इसका कलर था ब्लू, इसका कलर कलरलेस है, इसका कोई रंग ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखो लेड को कॉपर क्लोराइड में डाल दिया, इसका कलर अगेन हमारे पास ब्लूइश ग्रीन टाइप का होता है। जैसे ही आपने लेड को डाला, लेड है ज्यादा रिएक्टिव, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, तो यहाँ पर लेड क्लोराइड बन गया जिसका कलर होता है व्हाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये तो हमने देख लिया है। अब ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इधर भी आयन है, ये पॉजिटिव है और आपको पता है ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये दिख रहा है ना, Na+ है, SO4 2- Ba2+ होता है और Cl-। तो यहाँ पर बेसिकली दो कंपाउंड्स हैं, इस कंपाउंड में कैटायन एनायन दोनों हैं, इस कंपाउंड में भी कैटायन और एनायन दोनों हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही दोनों को एक्वस स्टेट में रिएक्ट कराओगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक्वस स्टेट में, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक्वस स्टेट में ही आयंस प्रोड्यूस होते हैं, तो हम एक्वस स्टेट में ही ये रिएक्शंस करवाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकती हैं। समझ में आ गया। तो देखो सोडियम चला गया क्लोरीन के साथ, सोडियम क्लोराइड बना दिया, और बेरियम चला गया सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट बना दिया। बेरियम सल्फेट का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनता है व्हाइट कलर का। प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो कि जिस भी कंटेनर, जिस भी बीकर में रिएक्शन हो रही है उसके बॉटम पे आके कलेक्ट हो जाता है। सॉल्यूबल नहीं होता है, घुलता नहीं है, सॉलिड स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर S लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शंस देख लेते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जिस रिएक्शन में दोनों ही होते हैं उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन है, जहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन का लॉस होगा उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन है, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन का लॉस होगा तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, ठीक है, तो ऑक्सीजन का लॉस हुआ विच मीन्स इसको रिडक्शन कहेंगे। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कह देंगे। दोनों प्रोसेस हो रहे हैं इसीलिए इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपर का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक कलर का। इस ब्लैक कलर के कॉपर ऑक्साइड के थ्रू जब आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो क्या होगा, तो वो ब्लैक कलर वापस से चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में। क्यों, बिकॉज यहाँ पर रिडक्शन हो गया कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर ऑक्साइड वापस से रिड्यूस हो गया कॉपर में। ठीक है, ये दोनों भी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है सो दिस इज रिडक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है सो दिस इज ऑक्सीडेशन। तो इसमें भी रिडक्शन भी हो रहा है एंड ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बस कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब हम आ जाते हैं सेकंड चैप्टर में, जल्दी जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहला क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, ये तो अभी देखा था, है ना। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बन जाएगी। दिस इज एन एग्जाम्पल। रिएक्शन विद बेसिस, सारे मेटल्स बेसिस के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं, सिर्फ वो मेटल्स करते हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब ही यही होता है कि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, लेड है। आपके सिलेबस में बस इतने ही हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मेटल जो है बेस के साथ रिएक्शन नहीं देगा। कॉपर की रिएक्शन कराओगे नहीं होगी, ठीक है, एल्यूमिनियम की होगी, इसके अलावा अगर आप आयरन की कराने बैठ जाओगे तो नहीं होगी। तो सिर्फ ऐसे मेटल्स जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं सिर्फ वही हमें रिएक्शन करके दिखाएंगे विद द बेसिस। समझ में आ गया। तो जिंक रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्या बन जाएगा, सोडियम जिंकेट, ये भी एक सॉल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी इवॉल्व होगी। इसका डिटेक्शन टेस्ट पूछा जाता है। इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। जब आप एक बर्निंग कैंडल को लेके आओगे इसके बबल्स के पास तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। ठीक है,
चलो फिर नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखो कार्बोनेट में कार्बन दिख रहा है और ऑक्सीजन भी उसके साथ दिख रहा है, विच मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मुझे छुपी ऑलरेडी दिख रही है। तो जब भी रिएक्शन होगी हर केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो प्रोड्यूस होगी ही, और आपको पता है इसका भी डिटेक्शन टेस्ट पूछा जाता है। जब लाइम वाटर के थ्रू इसको पास करते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, तो देख लो रिएक्शन यहाँ पर देखो, अगेन ये भी एक काइंड ऑफ आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। ये वाला जो आयन है ना ये इसके साथ चला जाता है, जैसे H+ है वो CO3 2- के साथ जाता है, कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3। ये बहुत ही वीक एसिड होता है जिसकी वजह से ये टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से H2 और CO2 यहाँ पर बनता है। इसके अलावा ये जो Na+ है ये Cl- के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्ट बन गया। तो जब भी किसी एसिड की रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हर केस में सॉल्ट CO2 एंड H2O ही प्रोड्यूस होगा। देखो यहाँ पर भी यही रिएक्शन है, यहाँ पर भी यही रिएक्शन है, बस यहाँ पर बिकॉज Na2 है तो यहाँ पर बैलेंस करना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो लाइम वाटर के थ्रू। लाइम वाटर क्या होता है, हमारा स्लेक्ड लाइम होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके थ्रू जब आप CO2 को पास करोगे ये इसको मिल्की टर्न कर देगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट कलर का PPT बन जाता है, जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आती है। अगर आप एक्सेस में CO2 गैस को पास करोगे तब क्या होगा, एक्सेस में CO2 गैस को पास करोगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। दिस विल बी द रिएक्शन दैट वुड बी अकरिंग। तो ये जो मिल्की अपीयरेंस आई थी इसकी वजह से ये डिसअपियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक कलरलेस सॉल्यूबल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस अगर आपस में रिएक्ट कर ले तो क्या होगा, सॉल्ट और पानी बन जाता है, एंड बस इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लो HCl ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दी, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा और पानी बनेगा। तो ये हमारे पास सॉल्ट है और ये पानी है। ठीक है, उसके बाद देखो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, तो क्या होगा, देखो मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और अभी हमने देखा था एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं। एम्फोटेरिक कौन कौन से होंगे, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होंगे। इसके अलावा बाकी सारे नेचर में बेसिक होते हैं। तो अगर ये बेसिक है, ये एसिड है, एसिड और बेस रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाएंगे, तो यहाँ पर भी सॉल्ट और पानी बनेगा, यानी कि सॉल्ट और H2O। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, बेसिक है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर क्लोराइड बना दे रहा है और पानी बना दे रहा है। इसका कलर ब्लैक होता है, कॉपर क्लोराइड बन जाता है जिसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। तो यहाँ पर कलर चेंज भी पूछा जा सकता है, जो कि हमने देख लिया है। उसके बाद देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ होगी तो क्या होगा, अगेन ये होता है नेचर में एसिडिक, या फिर ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो होता है नेचर में एसिडिक। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, वो भी एसिडिक होता है, ठीक है। तो ये देखो नेचर में एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, अगेन सॉल्ट और पानी बना देंगे। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो अभी हमने देखी थी ऑलरेडी, यही रिएक्शन एग्जाम्पल है इस वाली टाइप की रिएक्शन का, ठीक है। चलो अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोर एल्कली प्रोसेस, एक्वस सोल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, 3 मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि कैथोड पे प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन जो कि अगेन कैथोड पे प्रोड्यूस होता है, और क्लोरीन जो कि एनोड पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन। अच्छे से इसको देख लो, ये सारी रिएक्शंस लर्न करनी है, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो जाते हैं ना, जिसकी वजह से यहाँ पर आगे कोएफिशिएंट में हमें 2 ऐड करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होगा, क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू यानी कि स्लेक्ड लाइम के थ्रू पास करेंगे तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड मिल जाएगा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। इनके केमिकल नेम, इनके फॉर्मूला और इनके जनरल नेम सब आने चाहिए।
उसके बाद देखो बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करेंगे। सोडियम क्लोराइड यहाँ पर भी एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इसको हम पास करते हैं वाटर, CO2 एंड अमोनिया के थ्रू। तो यहाँ पर ये दो मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, और यही होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन। उसके बाद देखो अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होता है, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। यहाँ पे देखो ये सोडियम कार्बोनेट पानी और CO2 में टूट गया, तो अगेन यहाँ पर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको पता होगा बेकिंग सोडा का यूज हम पकोड़े वगैरह बनाने में करते हैं, तो बहुत ही फ्लफी से हो जाता है ना, बीच में स्पेसेस रहती है। तो ये जो फ्लफीनेस है, स्पॉन्जीनेस है, किसकी वजह से आई, इस CO2 गैस की वजह से ही आई। ठीक है, अब आपको पता है केक्स बनाने में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उसके लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा ना एक माइल्ड बेस होता है, और बेस हमने पढ़ रखा है कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। तो केक तो हमें मीठा चाहिए, कड़वा तो चाहिए नहीं, तो हम बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा के साथ साथ एक माइल्ड एडिबल एसिड होता है, जैसे कि जनरली हम टार्टरिक एसिड इसमें लेते हैं। तो होता क्या है, इन दोनों की रिएक्शन होगी, सोडियम सॉल्ट बनेगा, उसी एसिड का CO2 और H2O गैस तो प्रोड्यूस होगी ही, क्योंकि अभी बताया था H+ जो है वो जाएगा HCO3- के साथ, और यहाँ पर H2CO3 बन जाएगा, जो कि क्या है, कार्बोनिक एसिड। ये फर्दर टूटेगा, H2O और CO2 बना देगा। फिर डिपेंड करता है इसके साथ दूसरा कौन सा एनायन है, तो वही सॉल्ट यहाँ पर फिर बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पर Cl- होता तो NaCl बनता, वो भी क्या होता, सोडियम सॉल्ट ही होता उस एसिड का। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ये रिएक्शन है फॉर द बेकिंग पाउडर। ठीक है, बेकिंग पाउडर के लिए है, बेकिंग पाउडर के लिए ये रिएक्शन हो रही है। अगेन यहाँ पर भी CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से जो केक्स भी होते हैं हमारे बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी होते हैं, बहुत ही फ्लफीनेस उनमें होती है। तो बस हमने ये भी कर लिया। फिर वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा वैसे तो प्रिपरेशन मेथड जो है काफ़ी डिटेल में है, बट हमारे सिलेबस में है नहीं। हमें बस इतना देखना है कि यहाँ पर इसका जब डिकम्पोजिशन हुआ तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हुआ। फर्दर इसका अगर हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, अगर जो एनहाइड्रस हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये फिर एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट में चेंज हो जाएगा, एंड हेंस इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो POP प्रिपेयर कैसे होता है, देखो जिप्सम क्या होता है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। ठीक है, दिस इज जिप्सम। जिप्सम को जब हम 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो यहाँ पर 1.5 मॉलिक्यूल जो पानी का है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। इसके पास सिर्फ आधा ही मॉलिक्यूल बचता है पानी का, इसी को हम POP कहते हैं। तो POP प्रिपेयर कैसे हुआ, जिप्सम से प्रिपेयर हुआ। जब जिप्सम को हम हीट करते हैं 373 केल्विन पे, तो ये चेंज हो जाता है POP में। समझ में आ गया? और POP को हमेशा एक मॉइस्चर प्रूफ एनवायरनमेंट में रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही ये क्या करता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा, तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। देखो इसने इसके साथ रिएक्ट करा तो वापस से क्या बना दिया, जिप्सम, और जिप्सम काफी हार्ड मास होता है। ठीक है, तो फिर जो हम POP का एक्चुअल में यूज करते हैं ना, जैसे आप लोग को पता है जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, टॉयज बनाने के लिए, फिर हम इसका उस चीज में यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हार्ड मास में चेंज हो जाता है। तो हमेशा इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखते हैं। ठीक है, तो बस हमारा सेकंड चैप्टर भी देखो इतनी आसानी से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। चलो फिर देख लेते हैं। चलो ये वाली पेन लेंगे हम, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। वेरी सिंपल, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड ही तो बनेगा, तो बस मेटल ऑक्साइड बन गया। कॉपर की रिएक्शन हुई देखो यहाँ पर, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ब्लैक कलर का, सभी लोग को पता है। एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बाहर से। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम ऑल्सो, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्सीजन की। ठीक है, आपको पता है जो टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं वो बहुत ही विग्रस रिएक्शंस दिखाते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बहुत ही ज्यादा
विगरस रिएक्शंस ये दिखाते हैं एंड दे इजीली कैच फायर। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को हम हमेशा ही केरोसिन ऑयल के अंडर ही रखते हैं, क्योंकि अगर आसपास ऑक्सीजन इन्हें मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, पानी मिल गया, ये बहुत ही विगरसली रिएक्ट करते हैं एंड दे कैन इवन कैच फायर। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम केरोसिन ऑयल के अंडर ही स्टोर करके रखते हैं। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा विगरस रिएक्शन दिखाएंगे। फिर रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो थोड़ी घटती जाती है ना। जैसे अगर हम बात करें आयरन फिलिंग्स की, तो आयरन फिलिंग्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, वो बर्न करते हैं विगरसली, बट जो आयरन मेटल है अगर आप कोई पीस लोगे तो वो विगरस रिएक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंसेस होते हैं, ये आपको समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर जो है वो बर्न नहीं करता है, बट हीट करने पे ऑक्साइड की लेयर बना देता है। जो हमारे पास नोबल मेटल्स हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे इवन एट हायर टेम्परेचर्स। तो ये चीजें आपको समझनी है, आई होप समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर हम जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है उसकी बात कर लेते हैं। अभी बताया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक होता है, विच मीन्स वो एसिडिक नेचर भी दिखाता है, बेसिक नेचर भी। तो अगर वो एसिडिक नेचर दिखाएगा तो वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, अगर बेसिक नेचर दिखाएगा तो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और पानी है, तो बहुत सिंपल है। बट यहाँ पर जब बेस के साथ रिएक्शन होगी, जैसे वहां पर सोडियम जिंकेट बना था, वैसे यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। These are the reactions। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारे ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, तो वो सॉल्यूबल होके क्या बनाते हैं, एल्कली बनाते हैं। ठीक है, सारे ऑक्साइड सॉल्यूबल नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, तो आयरन जब पानी के साथ भी इवन रिएक्ट करता है ना, तो वो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, बिकॉज वो एल्कली नहीं होता है। आयरन का जो हाइड्रोक्साइड है वो एल्कली नहीं है, जबकि सोडियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो एल्कली है। एल्कली का मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर सॉल्यूबल होंगे, तो विच मीन्स उसका जो भी ऑक्साइड भी होगा, यानी कि सोडियम का जो भी ऑक्साइड भी होगा वो भी पानी में सॉल्यूबल होगा। तो जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी में सॉल्यूबल होके क्या बना रहे हैं, एल्कली बना रहे हैं। एल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो पानी में घुलते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड की मान लो मैं बात कर लेती हूँ, इसकी बात करूँ तो है तो यहाँ पर भी ना OH-, बट इसको मैं फिर भी एल्कली नहीं कहूँगी। क्यों नहीं कहूँगी, क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है, घुलता नहीं है पानी में। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पर मेटल की रिएक्शन पानी के साथ, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सारा कंफ्यूजन मैं दूर करती हूँ। मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन। सिर्फ ये रिएक्शन होगी उस कंडीशन में जब जो मेटल का ऑक्साइड है वो सॉल्यूबल नहीं है पानी में। ठीक है, नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। अगर मान लो ये जो ऑक्साइड है सॉल्यूबल है, तो ये पानी में घुलेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, विच मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो सॉल्यूबल नहीं है, तो वन स्टेप रिएक्शन होगी। अगर वो सॉल्यूबल होगा पानी में, तो ये दोनों रिएक्शंस होंगी। तो इन दोनों को एक साथ कैटेगराइज करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि मेटल ने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया और बना दिया मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो अगर जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड बनना है वो सॉल्यूबल नहीं है, तो सिर्फ ये रिएक्शन होगी। अगर वो सॉल्यूबल है तो ये रिएक्शन होगी डायरेक्ट। समझ में आ गया। एग्जाम्पल से देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम की मैं बात करूं तो इन तीनों के जो ऑक्साइड बनते हैं ना वो पानी में सॉल्यूबल हैं, एल्कली बनाते हैं। तो ये डायरेक्ट कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो मेटल हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। समझ में आ गया। इसके अलावा देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम और आयरन की अगर मैं बात करूं, इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी में सॉल्यूबल नहीं है, वो एल्कली नहीं बनाएंगे। तो ये वाली रिएक्शन दिखा रहे हैं, सिर्फ ऑक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस। समझ में आ गया होगा। थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत विगरस रिएक्शन दिखाते हैं। इवन सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके ही ये फायर भी कैच कर सकते हैं, बिकॉज इतनी ज्यादा हीट इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोल्ड वाटर के साथ ही विगरस रिएक्शन दिखाने वाले हैं सोडियम और पोटेशियम। दिस इज द रिएक्शन तो समझ में आई गई होंगी। फिर उसके बाद कैल्शियम जो है ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है
बट इतनी ज़्यादा विगरस, इतनी ज़्यादा वॉयलेंट रिएक्शन नहीं दिखाता है। यहाँ पर जो हीट एनर्जी इवॉल्व होती है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर सके, बट यहाँ पर हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो जाती है दैट दिस एनर्जी इज़ हाई इनफ कि हाइड्रोजन गैस जो है वो फायर कैच कर ले। समझ में आ गया? तो ये तीनों जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, ये दोनों विगरस रिएक्शन दिखाएंगे, ये विगरस रिएक्शन नहीं दिखाएगा। फिर हम और आते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम पे आ जाते हैं। चलो, जो मैग्नीशियम है वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन वो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। बाकी ये हो गई हमारी बैलेंसिंग। ये जो मैग्नीशियम है ना, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कोल्ड के साथ नहीं करेगा। इन दोनों की एक और खास बात है। क्या खास बात है? ये दोनों ही फ्लोट करने लग जाते हैं। क्यों फ्लोट कर रहे हैं? क्योंकि the hydrogen bubbles that are evolved they stick to the surface of calcium as well as magnesium। मतलब जब ये रिएक्शन हुई तो हाइड्रोजन के जो बबल्स बने ना, वो चिपक जाते हैं कैल्शियम के सरफेस के साथ। हाइड्रोजन हल्की होती है, ऊपर चले जाती है, फ्लोट करने लगती है, तो विच मीन्स ऊपर उसके साथ कैल्शियम भी जाएगा, तो कैल्शियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। सेम गोज फॉर मैग्नीशियम। ये दोनों ही फ्लोट करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? रीजन पूछा जाता है, तो रीजन क्या होगा? दैट द हाइड्रोजन बबल्स स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड हेंस वो फ्लोट करने लग जाते हैं, बिकॉज ये एक बहुत ही लाइट वेट होती है, लाइट वेट है इसका, बहुत ही लाइट गैस है, ठीक है, तो ये ऊपर जाके फ्लोट करने लगती है। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट, ये अभी बताया था कि ये ऐसे हमारे पास ऑक्साइड्स बनाते हैं जो सॉल्यूबल नहीं है। तो एल्यूमिनियम और आयरन जब रिएक्ट करेंगे पानी के साथ तो उस केस में ऑक्साइड बनाएंगे। ये रिएक्शन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक और बात, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, ये ना ही हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर, बट स्टीम के साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो ये जी क्यों लिखा है हमने? बिकॉज ये स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में, यानी कि स्टीम के फॉर्म में जब रिएक्ट आप करवाओगे तभी रिएक्शन देंगे, वरना रिएक्ट ही नहीं करेंगे, ना ही हॉट वाटर के साथ ना ही कोल्ड वाटर के साथ। दे विल रिएक्ट ओनली विद स्टीम। ठीक है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें अलग टाइप का ऑक्साइड बन रहा है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है फेरस फेरिक ऑक्साइड, या फिर इसको हम आयरन 2,3 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ना दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता है FeO क्या है? फेरस ऑक्साइड है। Fe2O3 क्या है? फेरिक ऑक्साइड है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों बनते हैं। देखो, आयरन जोड़ दो कितने हो गए? 3, ऑक्सीजन जोड़ दो कितने हो गए? 3 + 1 4। तो यहाँ पर दोनों ही का कॉम्बो बनता है, इसीलिए इसको हम फेरस फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, या फिर इसको मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। मैग्नेटाइट जो होता है, जो कि आयरन का एक और होता है, उसका फॉर्मूला भी Fe3O4 ही होता है। समझ में आ गया? तो कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन हॉट वाटर के साथ, कब फ्लोट होगा, कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑक्साइड कब बनेगा, हाइड्रोक्साइड कब बनेगा, सब समझा दिया है। आई थिंक अब तो सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत बार देख चुके हैं, तीसरी बार अब देख रहे हैं कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, बट ये हर केस में नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ तो एक्सेप्शन आएगा। तो यहाँ पर सारे एसिड्स तो ऐसे रिएक्शन दिखा देते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देते हैं, बट एक हमारा निकम्मा सा एसिड है जो कि है HNO3, जो कि है क्या? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होनी होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है H2O, यानी कि पानी में। तो इसका ऑक्सीडेशन कर दिया, बिकॉज दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई? नहीं। तो उस केस में जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलग होते हैं। सॉल्ट बनता है, पानी बनता है, और नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो 3 प्रोडक्ट्स वहां पर होते हैं, वो ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। बाकी आप यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, HCl ले लो, वो सब यही रिएक्शन दिखाएंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अभी पढ़ा है अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है और कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है तो इस मेटल को ये क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं
आयरन को डालूंगी, आयरन नेल को डाल दूंगी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, तो हमें पता है ब्लू कलर गायब हो जाएगा, पेल ग्रीन कलर मुझे देखने को मिलेगा। बट अगर मैं क्या करूं, अगर मैं कॉपर को डाल दूं फेरस सल्फेट में, तो क्या कुछ चेंज आएगा? नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इट कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वो कम रिएक्टिव है ना, तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब हम जितनी पढ़ने वाले हैं सब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो सिंपल सिंपल सी देख रहे थे जो हम इजीली लर्न भी कर सकते हैं, ये वाली इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी, थोड़ी सी, बस ज्यादा नहीं, ठीक है। तो टेंशन मत लो, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगी अच्छे से। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक मेथड है, रोस्टिंग। हम रोस्टिंग करते हैं, उसके बाद उनको हम डायरेक्टली हीट कर देते हैं। तो पहला स्टेप होगा रोस्टिंग, सेकंड स्टेप होगा हीटिंग। दो हमारे पास है सिलेबस में, सिनेबार और चैल्कोसाइड, ठीक है, जिसको हम क्यूप्रस सल्फाइड भी बोलते हैं और इसको हम मर्क्यूरिक सल्फाइड भी बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, जो हमारे पास लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहे हैं, जनरली वो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हम हीट कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन कुछ अलग है, अभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखो HgS, इसको हमने हीट करा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड, बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो जब आप बैलेंस करोगे, चलो मैं लिख के ही दिखा देती हूँ, रिएक्शन लिख के थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। यहाँ पर देखो HgO बन गया और SO2। अब मैं यहाँ पर जब देखूं तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर तो 2 ही हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए हम हमेशा यही करते हैं कि इधर पे इवन नंबर कर दें, है ना। तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब 2 मरकरी हो गए तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। अब 2 सल्फर हो गए तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 + 2 = 6, 6 ऑक्सीजन हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगी, बस हो गई बैलेंसिंग। उसके बाद देखो इसको मैं ना क्या करूंगी, डायरेक्टली हीट कर दूंगी। इसको मैं जैसे ही हीट करूंगी ना तो ये टूट जाएगा, बिकॉज ये तो बहुत ही कम रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाएगा, कम रिएक्टिव है, उसको छोड़ देगा, ठीक है। तो हीट करा तो ऑक्सीजन यहाँ पर निकल गया, एक डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन हो गई एंड हेंस जो मरकरी है वो ऑब्टेन हो गया, ठीक है। फिर हम चैल्कोसाइड या फिर क्यूप्रस सल्फाइड की बात करते हैं। तो जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखो कैसे बैलेंस करें, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, सेम वही चीज करेंगे, इधर पर 2 लिख देंगे। कॉपर कितने हो गए 4, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। सल्फर कितने हो गए 2, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, बस। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड है, ये फर्दर क्यूप्रस सल्फाइड के साथ फिर से रिएक्ट करता है। इसको हम वापस से इसके साथ ही हीट करते हैं, हमें वापस से कॉपर मिल जाता है, वापस से नहीं एक्चुअली कॉपर अब हमें मिल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाती है। देखो 2 ऑक्सीजन उधर है बट यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो इधर पे 2 लिख दूंगी। कॉपर कितने हो गए देखो, 4 + 2 6, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगी। इस तरीके से बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग रटनी नहीं है, कुछ भी यहाँ पर रटना नहीं है। समझो जब यहाँ पर सल्फाइड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर ऑक्साइड ही बनाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे कार्बोनेट का लॉजिक समझाया था ना कि कार्बोनेट है तो CO2 तो प्रोड्यूस होगा ही, सेम यहाँ पर भी लॉजिक लगाओ, खुद से रिएक्शंस लिखो, उसके बाद बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग रटनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने करके दिखा दिया है। ये रिएक्शंस आई होप समझ में आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट, जो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज पे मेटल्स हैं उनको हम 2 मेथड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग तो समझ गए हो, सल्फाइड ओर्स के लिए होती है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और यहाँ पर हम हीट करते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है, ठीक है। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट ओर्स के लिए होता है। हम यहाँ पर हीट करते हैं बट इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पर हीटिंग होगी इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है, सब कुछ बता दिया है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो सेम वही रिएक्शन है जो अभी मैंने मर्क्यूरिक सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड के साथ दिखाई थी। एक चीज समझो, ये क्यूप्रस होगा, ठीक है, इसको कॉपर सल्फाइड मत लिख देना। क्यूप्रस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी सिर्फ प्लस में है। जैसे CuO, ये क्या होता है, इसमें Cu2+ होता है ना,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं और कॉपर ऑक्साइड भी कह सकते हैं, बट यहाँ पर Cu+ दिख रहा है इसीलिए इसको हम क्यूपरस कहेंगे। समझ में आ गया? इसको सिर्फ कॉपर सल्फाइड लिख के मत आना। यहाँ पर देखो जिंक सल्फाइड है, अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, जिंक ऑक्साइड बन गया और SO2 बन गया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्साइड होता है ना, बिकॉज ये तो मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में आ रहा है, ये तो थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ऑक्सीजन को अपने पास रखने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली सिर्फ हीट करके हम इससे ऑक्सीजन को दूर नहीं कर सकते हैं, हमें यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए बट चलो बता देती हूँ एक ट्रिक लर्न करने की। अगर कोई दो लोग हैं, दे आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उनका नहीं है, काफी वीक सा है, तो सिर्फ आप उनके बीच में कोई लड़ाई करा दो, ठीक है, इंटरनल लड़ाई, वो टूट जाएंगे। ठीक है, एक इधर चला गया, एक उधर, बिखर गए। तो ये हुआ इनके साथ, ठीक है, इनके साथ हुआ, इसके साथ हुआ, क्यों? क्योंकि इन दोनों में प्यार नहीं था। ठीक है, नॉर्मल लड़ाई हुई, दोनों अलग हो गए, ये अलग ये अलग। बट यहाँ की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा इनमें ज्यादा प्यार है, इनमें ज्यादा प्यार है, तो आप इसको सिर्फ हीट कर दोगे ना तो इनका प्यार नहीं टूटेगा। ठीक है, प्यार खत्म नहीं होगा। बट यहाँ पर अगर आप किसी तीसरे इंसान को ले आओगे, ये है वो तीसरा इंसान कार्बन, ठीक है, तीसरे इंसान को आप यहाँ पर ले आए तो तब तो ऑब्वियसली बॉन्ड टूट ही जाएगा, क्योंकि इस इंसान को क्या हुआ, इस इंसान को हो गया इससे प्यार। ठीक है, ऑक्सीजन को हो गया कार्बन से प्यार, तो ये इसके साथ चला गया और बेचारा ये, इसका दिल टूट गया, फिर ये वन साइडेड लवर रहा। ठीक है, समझ गए ना? वैसे इतनी प्यार की बात एग्जाम के बीच में तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, कितने बच्चों को तो आई थिंक यादें आ गई होंगी, तो कोई बात नहीं, बट ये अच्छी ट्रिक है लर्न करने की, इसीलिए मैंने सोचा बता देती हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें तो दिमाग में बहुत ही जल्दी से आ जाती हैं। तो बस यही करना है, इन दोनों के बीच में उतना प्यार नहीं था, लड़ाई हुई, दोनों अलग हो गए। इन दोनों में प्यार तो था बट इनकी आपस में लड़ाई हुई तब तो ये अलग नहीं हुए, बट एक तीसरा इंसान आ गया तब जरूर ये अलग हो गए। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑक्साइड था, यहाँ पर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट लेके आए जो कि कार्बन है, तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया जिंक में और यहाँ पर हमें फाइनली मेटल मिल गया। सेम हम कैल्सिनेशन में भी करते हैं। देखो कार्बोनेट और है, हम हीट करेंगे, हमें ऑक्साइड यहाँ पर मिल गया और CO2 गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, कार्बन के साथ फिर से वही रिएक्शन होगी, कार्बन के साथ रिएक्शन करेंगे, हमें मेटल मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बस दिस इज द रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, रुक जाओ, इसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, इनको हम थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। थर्माइट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं, दूसरे ऑक्साइड को रिड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है ना रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अभी समझा ही दिया था, जो कि आके बॉन्ड तोड़ता है, वही है बस। तो देखो खुद तो इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, खुद तो उससे उसका बंदा छीन लिया, ठीक है, उसका ऑक्सीजन छीन लिया, बट इसको क्या करा दिया, बेचारे को अलग करवा दिया उससे, तो इसको रिड्यूस करवा दिया। तो ये बहुत ही चालू है। ठीक है, तो हम एल्यूमिनियम का ही जनरली यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या करा, ज्यादा रिएक्टिव है तो बेसिकली जो ये था इसको डिस्प्लेस करा दिया। ठीक है, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा सुंदर है, तो उसको निकलवा दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ यहाँ पर। दिस इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज, तो मैंगनीज डिस्प्लेस हो गया और खुद जाके ये इसके साथ जुड़ गया। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होती है। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। इसको हम चौथा थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। सो 4 टाइप की कैटेगरी में इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रिएक्शंस है, दोनों रिएक्शंस को अच्छे से देख लेना। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, एक और चीज बता देती हूँ, थर्माइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, थर्मल एनर्जी इक्वल्स टू हीट एनर्जी। तो बिकॉज इस रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होती है तो इसको हम थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। इन रिएक्शंस का यूज हम जनरली करते हैं टू जॉइन द रेलवे ट्रैक्स, या फिर जो क्रैक्ड मशीन पार्ट्स होते हैं जो टूट जाते हैं उनको जोड़ने में हम इन रिएक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इवॉल्व इन दीज रिएक्शंस। ठीक है, चलो बस भैया हमारा 3rd चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर हमारे 4th चैप्टर में। बहुत ही लिमिटेड रिएक्शंस हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा मतलब कहते हैं कम पढ़ो बट ऐसा पढ़ो कि बिल्कुल मार्क्स आ जाए, है ना। तो वही चीज है
कि ये वही चैप्टर है कि लिमिटेड रिएक्शंस है बट नंबर ना ऐसे ऐसे देंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कंबशन पे आ जाओ। किसी भी हाइड्रोकार्बन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करोगे, हर केस में CO2 एंड H2O प्रोड्यूस होगी, हर केस में आपको हीट और लाइट एनर्जी मिलेगी, विच मीन्स ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो देखो ये प्रोडक्ट्स बन गए, बट ये प्रोडक्ट तब बनेगा जब कंप्लीट कंबशन हो रहा होगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, पहले ही बताया था, क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हाईली पॉइजनस होती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। ये जैसे हमारे टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं वैसे ही ये भी है, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जैसे होते हैं ना, सेम ये भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस है। तो समझ में आ गया, कंप्लीट कंबशन होगा CO2 प्रोड्यूस होगी, इनकम्प्लीट होगा तो CO बन जाएगा यहाँ पर, जो कि टॉक्सिक होता है। फ्लेम भी समझ लेते हैं। अगर आप किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड का कंबशन करोगे तो आपको क्लीन ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलेगी। किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड का कंबशन करोगे तो येलो सूटी फ्लेम देखने को मिलेगी। ठीक है, सूट का मतलब होता है अनबर्न्ड कार्बन, ऐसा कार्बन जो कि बच गया है, बर्न नहीं हो पाया वो प्रॉपर्ली। अब अनसैचुरेटेड में हमेशा ही ना, मतलब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं ना, उनमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH4 C2H6 का लेते हैं, दैट वुड बी बेटर। C2H6, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है पहला जो अनसैचुरेटेड होगा एल्कीन में वो होगा C2H4 विच इज एल्कीन। ठीक है, इथीन है ये। फिर C2H2। अब एक बात बताओ, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कम हुए और यहाँ पर तो सबसे कम हो गए। तो जो रेशियो बैठ रहा है ना कार्बन और हाइड्रोजन का, वो सबसे ज्यादा इसमें है और यहाँ पर कम है, इसमें तो लीस्ट ही हो गया। तो जो अनसैचुरेटेड है उसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का अमाउंट थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड वंस। तो यहाँ पर हमेशा इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से ना हमें सूटी फ्लेम देखने को मिलती है, यानी कि कुछ बचा कुचा कार्बन रह जाता है जो प्रॉपरली बर्न नहीं कर पाता है। ठीक है, अब आप सोचोगे क्या सैचुरेटेड के केस में भी हमें सूटी फ्लेम मिल सकती है? यस, बिल्कुल मिल सकती है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा ना तो सैचुरेटेड वाले भी हमें येलो सूटी फ्लेम दे देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल घर का लेते हैं, जब आप गैस जलाते हो तो ब्लू कलर की फ्लेम देखने को मिलती है ना, क्यों? क्योंकि उसमें सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड का जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, मतलब इनफ जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जो एयर होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा ब्लैक या जो भी आप यूटेंसिल यूज कर रहे हो ना, उसके नीचे ब्लैक लाइनिंग्स आ जाती हैं बहुत ज्यादा। तो ब्लैक जो चीज आ रही है क्या है? यही तो है अनबर्न्ड कार्बन, सूट आ रहा है, वहां पे सूट डिपॉजिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, जो एयर होल्स हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ नहीं मिलेगी तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ मिल रही है तो कंप्लीट कंबशन होगा। ठीक है, चलो बहुत डिटेल में बता दिया है, सब समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यहाँ पर सिर्फ अल्कोहल का है आपके सिलेबस में। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो डायरेक्टली ये जो हमारे पास अल्कोहल होता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। एथनॉल था, एथनोइक एसिड में बदल गया। ठीक है, अगर प्रोपेनॉल होता प्रोपेनोइक एसिड में बदल जाता, ब्यूटेनॉल होता ब्यूटेनोइक एसिड में बदल जाता। फिर है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन ऐड होना है ना, जुड़ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें कोई दूसरे एटम्स आके जुड़ जाते हैं। जैसे मैं अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दूं इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम, ये क्या है? तो ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का काम क्या है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही ये रिएक्शन हुई ना, तो यहाँ पर देखो अगर ये बॉन्ड टूट जाए तो इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है नहीं ना, इसके पास जितने हाइड्रोजन होने चाहिए थे उतने नहीं है बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड। अगर ये डबल बॉन्ड टूट जाए तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन एटम यहाँ आके जुड़ सकता है और दूसरा हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आके जुड़ सकता है। सेम यही चीज यहाँ पर होती है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दी तो एडिशन हो गया, ये हाइड्रोजन आके यहाँ पर जुड़ गया, ये जो डबल बॉन्ड था इनके बीच में ये यहाँ पर टूट गया है। ठीक है, इसका यूज हम वेजिटेबल घी से वेजिटेबल ऑयल में कन्वर्ट करने में करते हैं, तो इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इस रिएक्शन का। ठीक है, और कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं बिकॉज कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो
जो एडिशन रिएक्शंस हैं वो तो सिर्फ अनसैचुरेटेड वाले ही दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सैचुरेटेड वाले हैं उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। सैचुरेटेड ये होता है, ठीक है, ये भी मेरे पास क्या है, सैचुरेटेड है। अब मुझे बात बताओ, मैं अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करा दूं, क्या यहाँ पर कोई मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन और आके जुड़ सके? नहीं, इसकी तो पूरी वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना, 4 ही हाइड्रोजन आ सकते थे, 4 के 4 आए हुए हैं, तो क्या मैं इसमें एडिशन रिएक्शन कर सकती हूँ? नहीं। तो बिकॉज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन द केस ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स इज सैटिस्फाइड, सो हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं, जबकि हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एल्केन्स दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं क्लोरीन ले आऊं, ला सकती हूँ, बट क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐड कर सकती हूँ? नहीं। तो ऐड नहीं कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा सकते हैं, बट रिप्लेस तो कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने मिथेन लिया, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक क्लोरीन एटम आया, उसने कहा मुझे हाइड्रोजन की जगह लेनी है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो HCl है दैट विल गेट रिमूव्ड। तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है। फिर एथेनॉल की रिएक्शंस और एथेनोइक एसिड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एथेनॉल की ये दो रिएक्शंस हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है क्या होगा जब एथेनॉल में हम सोडियम डाल देंगे, तो क्या होगा, सोडियम इथॉक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, दैट विल बर्न विद अ पॉप साउंड। क्या होगा जब एथेनॉल का एसिडिक डिहाइड्रेशन कर दोगे, तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम डिहाइड्रेशन इसका करेंगे, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तौर पर यहाँ पर बिहेव करता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, बट ये इसको डिहाइड्रेट कर देगा, ठीक है। 443 केल्विन इज द टेम्परेचर जब ये रिएक्शन कराई जाती है। XYZ टाइप के क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है, XYZ टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवा भी रखे हैं, तो जरूर एक बार कर लेना आप लोग, ठीक है। तो देखो इसका डिहाइड्रेशन हो गया, क्या था ये, C2H5OH था। अगर इससे पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा, डिहाइड्रेट करना मतलब पानी यहाँ से निकल जाना, ठीक है। जैसे अगर हम खुद भी कहते हैं ना, यार आज ना बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, मतलब हमने पानी नहीं लिया है, पानी लेने की जरूरत है, तो डिहाइड्रेटेड का मतलब कि पानी यहाँ पर से निकल जाएगा, ठीक है। देखो पानी निकल गया तो H2O निकल गया, H2O इसमें से माइनस करो तो क्या बचेगा, C2H4 ही बचेगा, है ना। तो यहाँ पर C2H4 ही फॉर्म हो गया जो कि इथीन होता है। तो अल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन करोगे तो बताओ क्या बनेगा, एल्कीन और पानी। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ, एल्कीन बन गया। सोडियम की रिएक्शन हो गई तो यहाँ पर इस फॉर्म में एल्कोक्साइड्स बनेंगे, ठीक है। चलो छोड़ो वो नाम भी याद मत रखो, बस इतना ध्यान रखो, एथेनॉल में सोडियम डालोगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, इथेनोएट नहीं बनेगा, वो अभी आगे सॉरी कुछ ज्यादा आज मैं एक्साइटेड हूँ, वो अभी आगे बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम एस्टर बनाते हैं, इसमें हम एथेनॉल लेंगे और एथेनोइक एसिड लेंगे, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पर हम रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो एस्टर बन जाएगा, एस्टर होगा देखो CH3COO C2H5 एंड पानी यहाँ पर निकल जाएगा। अब ये जो एसिड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसका रोल क्या है, तो पानी निकाल रहा है, तो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑल्सो एज अ कैटलिस्ट भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो एज अ कैटलिस्ट भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एंड ऑल्सो एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। दिस इज द रिएक्शन, एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की रिएक्शन हुई तो क्या बन गया, इथाइल इथेनोएट यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, तो ये हो गई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। फिर हम आ जाते हैं सेपोनिफिकेशन में। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो एस्टर बना है ना यहाँ पर, दिस एस्टर, ये एस्टर किसी भी एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, ये CH3COO माइनस वाला जो पार्ट है ना, ये किसके साथ चला जाएगा, ये हमारा जाएगा Na+ के साथ, ठीक है। तो क्या बन गया, CH3COONA, इसका नाम क्या होता है, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। C2H5ONA, ये क्या था, सोडियम इथॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम इथेनोएट, नाम अच्छे से देख लो। फिर देखो ये बचा C2H5, तो ये किसके साथ जाएगा, OH के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर अल्कोहल बन गया और सोडियम सॉल्ट बन गया ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया। नेक्स्ट, ये एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी बनेगा, और इस सॉल्ट का नाम क्या है अभी बताया था, सोडियम इथेनोएट। फिर
अगेन ये एसिड है, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अभी पढ़ा था, सॉल्ट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बना, सॉल्ट, अगेन वही सोडियम इथेनोएट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी पूछा जा सकता है, अभी डिटेल में बता दिया था, वापस रिपीट नहीं करूंगी। दिस इज द लास्ट वन, वेरी सिंपल। जो सोप्स है हमें पता है हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन होता है जो कि सोप के साथ रिएक्ट करता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सोप, RCOONA, आपको पता है। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड को ही हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, ठीक है। तो ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करके स्कम बना देता है। बैलेंसिंग कर लेते हैं, देखो यहाँ पर 2 है, इधर पे 2 लिख देंगे, 2 सोडियम हो गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर बस एक ये रिएक्शन है जो आप आंसर्स में प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिनर के सामने एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ सकता है, तो मैंने ये भी यहाँ पर मेंशन कर दी है। सारी रिएक्शंस यार हम कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इट विल बी अ काइंड ऑफ रिविजन, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शंस, रिएक्शंस ही रिएक्शंस है, एक्सेप्शंस ही एक्सेप्शंस है, सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने। अच्छे से यार इस वीडियो को जरूर देख के जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना कि लास्ट मोमेंट पे इस वीडियो को तो जरूर देख लें, और जो हमारी लाइव सेशंस है उनको भी अटेंड करते रहना। सो हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में यार। टिल देन सभी लोग को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सभी लोग प्रिपेयर करना। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।